हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर अपना चल रहा था इंग्लिश मीडियम का, उसमें अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें ड्राई सेल, मरकरी सेल, लीड स्टोरेज बैटरी या सेल और निकल कैडमियम सेल है उनको डिस्कस कर लिया था। उनमें मैंने आपको बताया था कि एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड सेल रिएक्शन, कैथोड सेल रिएक्शन, सेल पोटेंशियल, नेट सेल रिएक्शन, इस टाइप से आपको रिएक्शंस बताई थी। और जो सेकेंडरी सेल थे उनके अंदर आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रिएक्शन बताई थी। तो वो इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल रिएक्शन है उसमें डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखो या चार्जिंग लिखो, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो आप उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज जो है अपने पास जो टॉपिक आता है वो भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली लाइफ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर तो जो टॉपिक है अपने पास है वो है फ्यूल सेल्स। क्या नाम है? फ्यूल सेल्स। तो सबसे पहली चीज, फ्यूल सेल जो है वो बोलते किसको है? तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि फ्यूल का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को जब बर्न कर रहे हैं, बर्न मतलब जला रहे हैं, जला, तो उससे एक फ्यूल डेवलप होती है, फ्लेम डेवलप होती है, जिससे जो है ना अपन किसी भी चीज को जो है ना मतलब एक तरह से पावर जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यूल सेल जो है ना वो एक टाइप के वो ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो क्या करते हैं? जो करते हैं कि जो कंबशन एनर्जी होती है, कौन सी? कंबशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? कंबशन एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो अपने दिमाग में देखो क्या हो गई? द सेल या द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स which convert combustion energy into electrical energy directly। मतलब जो सेल है ना कंबशन एनर्जी को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं यहाँ पर फ्यूल सेल। अब जो बात आती है वो आती है कि जो अपने पास जनरल सेल्स होते हैं या नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें और फ्यूल सेल में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन पूछा भाई है कि फ्यूल सेल्स आर मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल सेल्स। ऐसे रीजन पूछते हैं कि भाई इसका रीजन जो है वो क्या है। तो पहला जो रीजन होता है वो होता है कि फ्यूल सेल जो होते हैं वो होते हैं पॉल्यूशन फ्री। क्या होते हैं? पॉल्यूशन फ्री होते हैं, मतलब पॉल्यूशन नहीं करते ये। दूसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है इनकी जो एफिशिएंसी होती है, इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो एक जनरल सेल से 40 to 70% तक क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब इनकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी या एफिशिएंसी जो होती है वो एक जनरल सेल से ज्यादा होती है और ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं, इसलिए जो है ना इनकी इंपॉर्टेंस बाकी जो सेल्स हैं उनसे ज्यादा होती है। अब आता है क्वेश्चन कि फ्यूल सेल्स है ना वो किस मटेरियल के बने होते हैं। ध्यान से देखिए, आपको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। यहाँ पर फ्यूल सेल जनरली बनाए जाते हैं गैसेस के, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर मिथेनॉल। इस तरीके से अपन ऐसे कह सकते हैं कि या तो फ्यूल सेल बना होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, मतलब इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे जनरली अपन जो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर वो लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फ्यूल सेल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अदर फ्यूल सेल्स होते हैं ना उनके कंपेरिजन में, जो अदर फ्यूल सेल्स होते हैं उनके कंपेरिजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों है या ज्यादा यूजफुल क्यों है। तो उसका जो रीजन अपने पास है वो है कि जनरली जब अपन फ्यूल सेल्स की बात करते हैं तो इनकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन सेल्स का यूजेज जो किया जाता है, यूज जो होता है, यूज वो होता है जितने भी एयर स्पेस होते हैं, मतलब जो एरोप्लेन वगैरह होती हैं या फिर एयर स्पेस में जितने भी जो है जो अपने पास ऊपर लेके जाते हैं, एयर स्पेस में लेके जाते हैं प्लेन वगैरह को, तो उनमें जो है ना ये सेल यूज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी इनकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है और पावर ज्यादा होने की वजह से जो है इन सेलों का यूज जो है ना किसमें किया जाता है कि जो एरोप्लेन होते हैं उनके अंदर इसका यूज करते हैं। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बाकी सेल से ज्यादा क्यों है? तो उसका रीजन ये होता है कि अपन को ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होंगे तो इनसे क्या फॉर्म होगा? वाटर फॉर्म होगा। ये बाकी जो फ्यूल सेल्स हैं उनकी जैसे पावर तो देंगे देंगे, मतलब जो जिसमें अपन ने इसको लगा रखा है, जिस भी एरोप्लेन में अपन ने इसको यूज कर रखा है, किसी भी प्लेन जो है उसके अंदर इसका यूज कर रखा है, तो उसमें ये पावर तो देगा ही देगा जनरल सेल्स की जैसे। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल बेनिफिट इसका जो होगा ना वो होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होंगे तो कंबाइंड होने पर यहाँ से एक मिक्सचर फॉर्म होगा, मतलब एक कंपाउंड फॉर्म होगा, वो होगा मॉइस्चर की फॉर्म में या वेपर की फॉर्म में H2O, इसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में एक तरह से। ठीक है, तो करते क्या है, उसी में कंप्रेसर लगा होता है, तो कंप्रेसर जो है क्या कर देता है, उसको जो मॉइस्चर बन रही थी या जो गैस की फॉर्म में वाटर प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पर, उसको क्या कर देता है, ये लिक्विड स्टेट में ला देता है। और लिक्विड स्टेट में लाने के बाद जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, मतलब जो एयर स्पेस में जाते हैं, मतलब जो ऊपर जा रहे होते हैं, उनको जो है ना वाटर ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उस वाटर का ड्रिंकिंग पर्पज में यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये इसकी एडिशनल बेनिफिट है इसका कि जहां पर जो वाटर फॉर्म हो रहा है ना उसको वो ड्रिंकिंग वाटर की जो फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये स्मॉल स्मॉल टाइप इक्वेशन थे कि फ्यूल सेल किसको बोलेंगे, फ्यूल सेल ज्यादा इफेक्टिव क्यों होता है, किसके बने होते हैं ये, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों होता है। अब हम एक डायग्राम से समझते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि एक मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट जो होता है मिडिल पार्ट उसमें NaOH जो है उसका NaOH का सॉल्यूशन भरा होता है इसके अंदर, और इस तरफ जो है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसको सॉल्यूशन में भेजने के लिए कार्बन इलेक्ट्रोड जो उनका यूज किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ना उसमें बड़े पैटर्न याद रखते हैं लोन। तो क्या बताया था उसमें लेफ्ट साइड में जो होगा वो ऑक्सीडेशन और एनोड और नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, इस तरफ जो होगा वो क्या होगा एनोड, कैसा नेगेटिव। यहाँ पर अपन बोलेंगे कैथोड किस टाइप का, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है NaOH का, मतलब कंसंट्रेटेड NaOH जो है उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब एक तरह से एक्वस मान सकते हो आप इसको। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट, इसकी तरह एज एन इलेक्ट्रोलाइट की तरह। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जो अपन यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाते हैं, तो अपन को याद कैसे रहेगा कि किस तरफ से अपन हाइड्रोजन को भेज रहे हैं, किस तरफ से ऑक्सीजन को भेज रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड में चार्ज होता है +1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा। तो इस पार्ट से अपन क्या किसको भेजते हैं, हाइड्रोजन गैस को, और इस वाले पार्ट से किसको भेजते हैं, ऑक्सीजन गैस को। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन इलेक्ट्रोड जो होते हैं जिस उनकी जो हेल्प से बबल्स की फॉर्म में, मतलब बबल्स जाएंगे इनके, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज हैं तो बबल फॉर्म होंगे इनके। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बबल्स की फॉर्म में कहाँ पे भेजे जाते हैं, इस NaOH सॉल्यूशन में भेजे जाते हैं। और NaOH सॉल्यूशन में भेजने के बाद यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनोड, कैथोड और नेट सेल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे याद रखेंगे अपन, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उनको कैसे याद रखेंगे। तो आप याद करो, मैंने जिस भी सेल में तुम्हें NaOH या KOH इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में बताया है, याद करो, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है ये, बहुत शानदार ट्रिक है। आप सभी सेल्स के लिए इस तरीके से याद रख सकते हैं। जिसमें भी इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो NaOH या KOH था, उसमें अपन ने फर्स्ट रिएक्शन में पहले OH- से रिएक्शन कराई है, फिर सेकंड स्टेप में वही OH- वापस अपन को मिल गया था। ठीक है, तो ये ट्रिक थी इसकी कि आपको जब भी इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में बेस दे रखा हो, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में क्या दे रखा हो, बेस दे रखा हो, तो एनोड पर आपको OH- का यूज करना होता है, और कैथोड जो उसके ऊपर वो लिबरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो बाकी सब में मैंने क्या कहा तुम्हें कि नेट सेल रिएक्शन याद नहीं रखनी है, क्योंकि एनोड और कैथोड से अपन फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन तो अपन को पहले ही पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होंगे तो आंसर आएगा H2O, और बैलेंस करेंगे तो ये इसकी नेट सेल रिएक्शन है। अब इसी को अपन जो है ना यहाँ पर इस तरीके से इसमें सेट कर देते हैं। तो देखो एनोड के लिए बोलेंगे तो एनोड पे कौन जा रहा है, हाइड्रोजन, तो इसको कैसे लिख देंगे 2H2, यही है हाइड्रोजन ही है। ठीक है, उसके बाद में अभी क्या बताया था कि OH- फर्स्ट रिएक्शन में यूज होगा, तो जैसे ही OH- और H+ आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या फॉर्म होगा H2O। अब ये कितने हो गए 4H+, तो इसको क्या करना पड़ेगा 4OH-, तो यहाँ पे आ जाएगा 4H2O। सेकंड जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, कैथोड के ऊपर क्या होगा, तो कैथोड के ऊपर क्या बताया था कि ऑक्सीजन O2, सिंगल O2 है, इसकी रिएक्शन कराएं इसके साथ तो 4H2O। ठीक है, अब एक बार इसको देखना, इसमें चेंजेस करेंगे अपन, जैसे इनको कंबाइन करेंगे तो अपने पास एक पॉसिबिलिटी आएगी 4OH-। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे 4OH मैंने बताया था अभी कि बेस अगर यूज करेंगे तो एनोड पर इसका यूज करेंगे, कैथोड पर उसको रिलीज कर देंगे, तो कैथोड पर रिलीज कर दिया। लेकिन देखो 4OH- में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ही है, और ऑक्सीजन जो है 4 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 2, कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से अपने पास जो रिएक्शन है वो आ जाएंगे ये दोनों। और अब देखो आपको ये रिएक्शन जो है वो कैसे मिल जाएगी, नेट से रिएक्शन हो गई है, ये कैसे मिल जाएगी 4OH- से 4OH- कैंसिल हो जाएगा, 4H2O से 2H2O कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे 2H2O बचे। एनोड किसको बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2H2 2H2 O2 O2, और यहाँ पे 2H2O बचा, तो ये हो गई अपने पास नेट सेल रिएक्शन। तो ये अपने पास एक टॉपिक था फ्यूल सेल। इससे रिलेटेड जो है ना स्मॉल मतलब छोटे छोटे इक्वेशन आते हैं, कई बार डायग्राम भी पूछते हैं, कई बार सेल रिएक्शन पूछते हैं। बाकी मैंने बता दिया आपको कि बाकी सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और किस चीज में इनका यूज किया जाता है।
तो जो एरोप्लेन वगैरह होती है उसमें इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी या पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ये पोल्यूशन फ्री सेल्स होते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से नॉर्मल सेल से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक ऐसा टॉपिक जो आपने पहले ही पढ़ रखा है, उसको अगर नहीं भी कराया जाए तो भी चल जाता है, बाकी चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है आपका, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है कोरोजन। तो नेक्स्ट टॉपिक हुआ अपने पास कोरोजन। तो कोरोजन का मीनिंग क्या हुआ, जैसे अपन बोलते हैं जनरली रस्टिंग ऑफ आयरन या ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर्टिकल्स, ठीक है, या फिर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और कॉपर के अलावा जो उसके एलॉयज होते हैं उनके ऊपर, तो इस टाइप का जो है ना प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं कोरोजन। आपने पहले पढ़ रखा है, 10th में पढ़ रखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आते भी नहीं है, कि जो मेटल होता है ना, मेटल उसका एयर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड में करना, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जो स्लो प्रोसेस होती है, स्लो मतलब बहुत धीरे धीरे होता है कोरोजन, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मेटल जो है ना, मेटल उसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर में और जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट होकर स्लो ऑक्सीडेशन होना क्या कहलाता है, कोरोजन होता है। कोरोजन की एग्जांपल बताया मैंने आपको अभी, रस्टिंग ऑफ आयरन इन मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एग्जांपल है जिसको अपन जनरली देख सकते हैं, तो वो कौन सा होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकंड बताया मैंने, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर, जैसे पुराने अगर सिल्वर आर्टिकल्स को देखें आप, सिल्वर से जो बनी हुई चीजें हैं उनको आप देखेंगे तो उनके ऊपर है ना एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। तो वो ब्लैक कलर की कोटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे ही वो एयर की प्रेजेंस में आते हैं, क्योंकि वो एयर की प्रेजेंस में कम आ पाते हैं, इसलिए जो है ना वो उन पे कोटिंग जो है थोड़ा लेट होती है, स्लो, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन से भी स्लो होती है, ठीक है। ऐसे ही बताया भी कि ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर और कॉपर के जो एलॉय होते हैं उनके ऊपर, जैसे ब्रास ब्रॉन्ज ये जो होते हैं ना, इनके ऊपर जो है ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो कोरोजन जो है उसका ये हो गया। अब अपन यहाँ पर देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना, उसकी कुछ रिएक्शन दे रखी है, उन रिएक्शंस को आपको देखना है, ठीक है। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में Fe जो है ना, Fe वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन देकर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ पे हो गई, एनोड पर, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो अपने पास ये रिएक्शन आ गई। फिर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी रस्टिंग होती है तो वो ओनली ऑक्सीजन से नहीं होती है, इसके साथ जब तक मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा, H2O की अगर प्रेजेंस नहीं होगी, क्योंकि जनरली जब भी रस्टिंग होती है तो उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड में देखा जाए तो कैथोड में कौन आएगा, ऑक्सीजन, इसके साथ कंबाइंड होगा ये H+ के साथ, और H+ के साथ कंबाइंड होगा तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर H2O। अब देखो H+ कितने आएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर जो है एक H+ है, इसका मतलब अगर इस तरीके से लेंगे तब तो ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इसका मतलब इसको 2 करना पड़ेगा, तो इसको 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब इनको डबल करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट अपन ने रिएक्शन लिखी थी वो तो चीज वैसे थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना अपन ने रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2H+ ही लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 होने की वजह से क्या किया अपन ने, इसको डबल कर दिया, डबल करने के बाद जो है ना इस रिएक्शन को भी डबल करना पड़ा। अब अगर आपसे पूछे कि नेट सेल रिएक्शन जो है वो कौन सी होगी या ओवरऑल सेल रिएक्शन कौन सी होगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, जो रिमेनिंग बच रहा है उसको लिख दो आप, तो Fe प्लस 2Fe प्लस O2 प्लस 4H+ गिव्स 2Fe2 प्लस और 2H2O। ये रिएक्शन हो गया अपने पास इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में देखो जो रस्टिंग होती है, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट, कई बार यहाँ पे लिखते हैं XH2O और कई बार ये जो X है उसकी जगह पे लिखते हैं 3, मतलब एग्जैक्ट अगर फॉर्मूला पूछे आपसे तो एग्जैक्ट फॉर्मूले में तो आता है Fe2O3 डॉट 3H2O, मतलब आपसे पूछे ना रस्टिंग ऑफ आयरन में कितने क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो आंसर देना पड़ेगा आपको 3 क्रिस्टलाइन वाटर जो है मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर। तो ये हो गया अपने पास, लेकिन अभी अपन जो आंसर ला रहे हैं वो कहाँ तक आया अपने पास, Fe2+ तक आया, यहाँ तक अपन पहुंचेगी। तो उसके बाद में क्या होता है Fe2+, फिर से क्या हो जाता है कि जो एयर की प्रेजेंस के अंदर इसमें कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में, मतलब हो क्या जाता है इसका ऑक्सीडेशन, क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को इस तरीके से लिख सकते हो आप, Fe2+ है ना वो एयर के साथ रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में, इसमें Fe2O3 में। ये रिएक्शन लिखने वाली नहीं है, ये तो बस वैसे बता रहे हैं कि आयरन जो है वो प्रेजेंट तो किसी के अंदर है, एयर के अंदर ही अभी भी, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर वो किसमें चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। और जैसे ही ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिएक्शन लिखनी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे ही फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो लास्ट रिएक्शन अपन को लिखनी होती है Fe2O3 प्लस X लिखो तो X लिख दो, 3 लिखो तो 3 लिख दो, 3 ज्यादा राइट आंसर है। 3H2O के साथ कंबाइंड हो जाएगा ये, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
एक ब्लू कलर की रस्टिंग में एक ब्लू कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा, तो ब्लू कलर का जो कंपाउंड है वो हो जाएगा, मतलब इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मतलब ये भी एक क्वेश्चन हो गया, कंपटीशन का हुआ है, लेकिन ये कि जो रस्टिंग होती है, रस्ट जो होती है, रस्ट उसका केमिकल नेम क्या हुआ, तो रस्ट का केमिकल नेम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब लास्ट में एक थ्योरेटिकल चीज है, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म है। प्रिवेंशन के लिए जैसे कि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उन पे पेंट कर दिया जाए, उन पे ग्रीस लगा दें या उनके ऊपर ऑयल लगा दिया जाए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसके अंदर वो होता है कि इसके ऊपर एनोडाइजेशन कर दिया जाए। एनोडाइजेशन का मतलब होता है, जिसको अपन दूसरी टर्म में बोल सकते हैं सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन इसका मतलब ये होता है कि आयरन जो पार्टिकल्स होते हैं, आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं, उसके ऊपर अपन क्या कर दें, उसके ऊपर अपन जो है वो कोटिंग कर दें मोर रिएक्टिव मेटल की, जैसे जिंक या फिर टिन। लेकिन इसमें सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन में या एनोडाइजेशन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन आयरन, या फिर जिस मेटल के ऊपर अपन कोटिंग कर रहे हैं उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए मेटल, तो आयरन जो है उससे ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, दोनों जो है ना, मतलब जिस मेटल को अपन ले रहे हैं वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सस्ता। क्योंकि अगर किसी महंगे मेटल को जो है उसके ऊपर कोटिंग कर दे और उसको खत्म करे तो वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि मोर रिएक्टिव और चीप मेटल जो है उसकी कोटिंग कर दे, जिससे कि पहले वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और पहले ऑक्सीडाइज होगा इसका मतलब वो पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास टॉपिक था कोरोजन। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि अगर पूरा जब तक आप वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी क्लियरली। तो इस तरीके से जो है ना कंटिन्यू आप बने रहें। और चैनल ने अब तो लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी है, तो लाइव क्लास में आप आके जो अपने टॉपिक्स है ना, आपको टाइमिंग बता दी गई है कि इस टाइम पे कौन सी क्लास होगी, अलग अलग मीडियम की क्लास है, डाउट क्लासेस भी बता दी है आपको। ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, इसलिए आप मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए, जिससे कि एजुकेशन जो है उसको स्प्रेड किया जा सके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप शेयर कीजिए इनको, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।